यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। अब उससे आगे पढ़ना है। हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, किसको मार दिया था? हाँ, हम लोग पढ़ लिए थे नेपोलियन तक, कि नेपोलियन पहले हीरो बन के आया, फिर बाद में चल के वो क्या बन गया, विलन बन गया। विलन बन गया, उसके बाद 4 देश मिल के उसको हरा दिया। हरा देने के बाद उसके बाद एक संधि हुई, वियना की संधि। तो जो वियना की संधि हुई थी तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मेटरनिक की अध्यक्षता में हुई थी। मेटरनिक वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने यहाँ का कोई एक प्रधानमंत्री है, उसी तरह से ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसी तरह से वहाँ क्या था, चांसलर था। तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो उसी की अध्यक्षता में वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वियना की संधि कब हुई थी। वो जो युद्ध हुआ था, 4 देश मिलके नेपोलियन को हरा दिया था, उसके बाद एक संधि हुई थी। और कहाँ हुई थी वो संधि? तो वियना नामक स्थान पर वो संधि हुई थी। तो जिस स्थान पर संधि हुई थी उसी स्थान के नाम पर इस संधि का नाम रख दिया गया। इसीलिए इस संधि का नाम रख दिया गया वियना की संधि। और उस संधि की अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। तो अब उसी मेटरनिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पूरा दिया हुआ है, देखिए क्या है मेटरनिक व्यवस्था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके बाद घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। प्रतिक्रियावादी का मतलब वो ये नहीं चाहता था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, वो चाहता था कि हम शासन करें। और उसके बाद उसने ही कहा था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना आने दो। वो घोर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी उसी को कहते हैं जो ये चाहता है कि हम शासन करें, अपनी हुकूमत हम चलाएं, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार न हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी कहते हैं। और वो घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा कट्टर था, एकदम भक्त था कि नहीं भाई ऐसा ही रहेगा, हम शासन करेंगे और कोई बदलाव नहीं आने देंगे, हाँ कोई परिवर्तन नहीं आने देंगे। ठीक है, तो वो घोर प्रतिक्रियावादी था। क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था, यानी कि कोई भी क्रांति अगर करता था, क्रांति का संदेश अगर फैलाता था या क्रांति के बारे में सोचा तो वो उसका कट्टर विरोधी था। और जो वैसा करता था या तो उसको मरवा देता था या फिर उसको जेल में बंद कर देता था। ठीक है, उसके बाद है वियना की संधि के बाद, वियना की संधि के बाद रूढ़ी व्यवस्था कायम किया। किसने? मेटरनिक ने किया। रूढ़ी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जो नेपोलियन ने व्यवस्था बनाया था उस व्यवस्था को खत्म करके पुरानी व्यवस्था जो पहले से चल रही थी उसी व्यवस्था को फिर से वो लाकर लागू किया। उसी को हम रूढ़ी व्यवस्था कहते हैं। यानी पुरानी व्यवस्था को क्या कहेंगे? रूढ़ी व्यवस्था। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है तो बोलो। पुरानी व्यवस्था को क्या कहेंगे? रूढ़ी व्यवस्था कहेंगे। तो वो क्या किया कि वियना की संधि के बाद रूढ़ी व्यवस्था को कायम किया गया। ठीक है, तो उसी को हम मेटरनिक व्यवस्था भी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटरनिक व्यवस्था के बारे में कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। और मेटरनिक व्यवस्था कब से कब तक रहा? 1815 से लेकर 1848 तक। इसी को 1815 से लेकर 1848 तक का जो युग है इसी को हम मेटरनिक युग कहते हैं। यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक अपना शासन चलाने की कोशिश किया। फिर से जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश किया और उसमें वो बहुत सारा काम किया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि क्या क्या किया वो। लेकिन इतना करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया। तो वही चीज़ आगे लिखा हुआ है कि जब 1815 से लेकर 1848 तक उसने शासन किया तो इसीलिए उस युग को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग समझ में आया? यानी कि मेटरनिक ने जब तक शासन किया, जब तक हुकूमत किया, उस युग को, जब से जब तक, है ना, तो उस युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहेंगे। तो वो कब से कब तक किया? 1815 से लेकर 1848 तक। उसके बाद क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास किया गया। क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास किया गया। क्या मतलब? यानी कि जब लोग क्रांति किए, बादशाह से एकदम क्षुब्ध हो गए, परेशान हो गए, तभी ना क्रांति किया। लोग परेशान हो गया
खाने के लिए परेशान हो गया, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, ऊपर से बादशाह बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, तब जाके लोग क्रांति किया, है ना। तो मेटरनिक ने क्या किया, यही लिखा हुआ है इसमें, क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास किया। क्रांति के जो सिद्धांत था उस सब सिद्धांत को रोकने की कोशिश किया। उस कोशिश में क्या क्या किया, अखबार, पुस्तक, नाटक, गीत संगीत पर सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप का क्या मतलब हुआ, हाँ ये भी कह सकते हो, सेंसरशिप का मतलब ये हुआ कि अखबार वही छापेगा जो बादशाह कहेगा, जो वहाँ का शासक है वो कहेगा वही छापेगा, या शासक के बड़ाई में छापेगा, उसके हित में छापेगा, उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं। किताब में बादशाह के हित में लिखेगा, बादशाह के खिलाफ कोई चीज़ नहीं लिख सकता है, वहाँ का जो शासक है उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं लिख सकता है। उसी तरह से नाटक, अगर कोई नाटक कर रहा है, नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी लोगों को भड़काया जाता है, उसमें देश प्रेम की भावना को बढ़ाई जाती है। कोई भी भावना को अगर जिस हिसाब का नाटक है उस भावना को, अगर देश प्रेम के लिए नाटक है तो देश प्रेम की जो भावना होती है, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है, उस भावना को नाटक के जरिए भी बढ़ाया जाता है। तो नाटक पर भी सेंसरशिप लगा दिया, कौन, मेटरनिक के युग में मेटरनिक ने लगा दिया नाटक पर सेंसरशिप, कि नाटक में वही नाटक करो जो बादशाह के हित में हो, जो बादशाह के हित में हो। ऐसा नहीं बादशाह के खिलाफ कोई भी नाटक नहीं करेगा। कोई गीत संगीत, ऐसा गीत संगीत गाओ जो बादशाह के खिलाफ नहीं हो, उस वक्त का जो शासक है उस शासक के खिलाफ नहीं हो, उसमें कोई बात नहीं हो, उस पर सेंसरशिप लगा दिया। उसके बाद स्कूल और कॉलेजों पर निगरानी करना शुरू। जहां भी क्रांति हुई है अब तक तो देखा गया है कि ज़्यादातर क्रांति जो है वो या तो स्कूल से क्रांति शुरू हुई या फिर कॉलेज से शुरू हुई। तो वो स्कूल और कॉलेज पर निगरानी करना शुरू कर दिया, पहरा बैठा दिया उस पर, हाँ पहरा लगा दिया उस पर। स्कूल में अगर कोई नेता उभरा, स्टूडेंट का लीडर होता है ना, स्टूडेंट लीडर, ये कॉलेज वगैरह में अक्सर देखा जाता है कि कॉलेज में स्टूडेंट लीडर होता है जो स्टूडेंट का नेतृत्व करता है। तो वैसा जो कोई लीडर होता था स्कूल में या कॉलेज में, अगर वो बादशाह के खिलाफ बात करे या क्रांति के लिए काम करता था तो वैसे लीडर को वो या तो मरवा देता था या किसी दूसरे मामले में फंसा देता था और उसको जेल भेज देता था। इस तरह से निगरानी करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद भी मेटरनिक जो था इतना काम किया, इतना काम करने के बाद भी उसको पूर्णतः कामयाबी नहीं मिली, पूरी तरह वो कामयाब नहीं हो पाया। वो जो चाह रहा था कि हम एकदम शासन करें, पहले जैसे लोग शासन कर रहा था उस हिसाब से हम शासन करें, तो वैसा वो नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया, पूरी तरह वो कामयाब नहीं हो पाया। कुछ दिनों तक तो वो चलाया, यानी 1815 से लेकर 1848 तक तो वो अपना मनमानी किया और उस मनमानी में इतना सारा काम किया, लेकिन इतना सारा काम करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात, हाँ। उसके बाद तब आया एक मेजनी नाम का आदमी था, वो क्रांतिकारी था, वो क्या था, राष्ट्रवादी था, क्रांतिकारी था। मेजनी के नेतृत्व में कई संगठन बना उसी ज़माने में। तो क्या बना, तो एक यंग इटली नाम का संगठन बना, यंग यूरोप नाम का एक संगठन बना और कार्बोनारी नाम का संगठन बना। इस तरह का संगठन बना जो क्रांति के लिए काम करता था, राष्ट्रवादी संगठन था ये लोग। ये सब जो संगठन था तो ये क्या था, राष्ट्रवादी संगठन था। वो राष्ट्रवाद के हित में काम करता था ताकि यहाँ की जनता सुखी रहे। फिर से पुरानी व्यवस्था मेटरनिक ला के रख दिया था, नहीं रख दिया था, मेटरनिक क्या किया था, पुरानी व्यवस्था को लाके फिर से रख दिया। अब उसी को वो चाह रहा था कि ये पूरी तरह से लागू हो जाए, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। कैसे, वो 1000 कोशिश करता रहा लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। उसी बीच में बहुत सारे राष्ट्रवादी निकले और उन्होंने, उसमें से एक था मेजनी ने यंग इटली नाम का ग्रुप बनाया, यंग यूरोप नाम का ग्रुप बनाया और कार्बोनारी नाम की ये सब संस्था बनाया है ना। और उसके बाद 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद त्यागपत्र हैं, यानी कि 1848 में उसका लास्ट जो चल रहा था, 1815 से शुरू हुआ और 1848 में, 1815 से लेकर 1847 तक तो वो एकदम कोशिश करता रहा पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1848 आया तो 1848 में क्या हुआ कि वो वियना में एक खुला संघर्ष हो गया। कहाँ हुआ संघर्ष, वियना में, जहाँ पे वियना की संधि हुई थी उसी जगह पे संघर्ष हो गया। वहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी और एक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में क्या हुआ, मेटरनिक परास्त हो गया, मेटरनिक हार गया और वो अपना त्याग पत्र देकर भाग गया। कहाँ भाग गया,
इंग्लैंड। जब भी भागता था, जब भी कोई भागता था तो कहाँ भागता था? इंग्लैंड भागता था, और इंग्लैंड उसको पनाह देता था और उसके बदले उससे पैसा लेता था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे 1848 यानी कि वियना में खुले संघर्ष के बाद, 1848 के वियना में खुले संघर्ष के बाद वो त्याग पत्र दिया। कौन? मेटरनिक त्याग पत्र दिया, और उसके बाद वो इंग्लैंड भाग गया। इतना जो है ये किसके बारे में पढ़े हम लोगों ने? मेटरनिक के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि मेटरनिक क्या था। घोर प्रतिक्रियावादी था, ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था। ठीक है, वो रूढ़िवादी था, यानी कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया, और उसने कहा था, क्या कहा था? कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं आने दो। हाँ, उसका यही मानना था। घोर प्रतिक्रियावादी था। वो चाह रहा था कि नहीं भाई, हम हुकूमत कर रहे हैं, हमारी ही बात चले, हम जो कहेंगे वही हो। तो ऐसा थोड़े होता है। कब तक ऐसा होगा? ज़्यादा दिनों तक अगर तुम ही लोगों को हम खूब पीटें, हम कहें नहीं तुम यही काम करो, ये करो, वो करो, यानी हम अपना मन मर्जी चलाएं, तो कब तक चलाएंगे? कुछ दिन तक के लिए तुम कहो कि अच्छा सर जी हैं तो सर जी कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं सर जी की बात। लेकिन यही चीज़ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम लोगों पर हम अगर जुल्म करने लगेंगे तो क्या होगा? तुम लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हो गए। तो उसी तरह से जो मेटरनिक था, तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, बहुत जुल्म किया लोगों पे, लेकिन धीरे धीरे, और वो क्रांति को रोकने का बहुत प्रयास भी किया। वो उसी में ये सब किया था ना। इतना प्रयास करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया, और 1848 में वो अपना त्याग पत्र दिया और इंग्लैंड भाग गया। अब हम लोगों को पढ़ना है क्रांति के दौर के बारे में। क्रांति का दौर तो 1830 से लेकर 1848 तक क्रांति का दौर रहा था। कहानी की तरह से फिर से रिपीट कर देते। एक देश था, उसमें एगो राजा था, है ना। तो वो राजा बड़ा ही बेरहम राजा था, जालिम बादशाह था। वो वहाँ अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। दिन भर 18-18 घंटा, 14-14 घंटा सबसे काम करवाता था खेत वगैरह में। आज शाम में इतना देता था कि पूरे परिवार का पेट नहीं भर पाता था। तो जब पेट नहीं भर पाता था तो कपड़ा कहाँ से पहनेगा? कपड़े की भी कमी होती थी, खाने की कमी होती थी। अगर इनकार करता था कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, तो देल लाठी, अपना लठैत भेज दिया और देल लाठी से कमर सीधा कर दिया। तो जब हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ गया तो लोग बौखला गया और क्रांति कर दिया। वही चीज़ है ये पूरे चैप्टर में यही बात है। बस कब क्या हुआ वो चीज़ बोर्ड पे हम तुम लोगों को बता रहे हैं। पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है यही है। और लास्ट में वो सब आदमी जो क्रांति किया ना, क्रांति करके राजा को सरेआम फांसी दे दिया, सब जीत गए। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है क्रांति का दौर। 1830 से लेकर 1848 तक क्रांति का दौर रहा। 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक राज किया। 1815 से लेकर 1830 तक तो उसको क्रांति नहीं झेलनी पड़ी, क्रांति नहीं हुआ, हल्की फुल्की बात होती थी। लेकिन 1830 से क्रांति शुरू हो गई। वहाँ का लोग क्रांति करना शुरू कर दिया 1830 से क्रांति शुरू किया, और 1848 तक क्रांति किया। और उसके बाद क्या हो गया? हाँ, वो भाग गया मेटरनिक। तो उसी में हुई थी फ्रांस की जुलाई की क्रांति। फ्रांस में जुलाई में एक क्रांति हुई थी। नेपोलियन के बाद वहाँ का राजा बना दिया गया था किसको? लुई 18वां को। नेपोलियन को जब हरा दिया, 4 देश मिलकर नेपोलियन को तो हरा दिया था, उसके बाद तो कोई ना कोई राजा बनना चाहिए ना। तो वो लोग सोच के ये बनाया कि जो पहले वाला राजा था उसी राजवंश से किसी को हम राजा बना देंगे तो वो भी एकदम निरंकुश रहेगा, एकदम जालिम रहेगा राजा वहाँ का बादशाह। और उसके बाद वो भी उसी तरह से करेगा पहले जैसे जो लुई 16वां करता था। लुई 16वां बहुत जालिम था। वो अपने जनता को बहुत परेशान करता था, जनता की फिक्र नहीं थी उसको। तो वही सोच कर मेटरनिक ने और उनके सहयोगियों ने क्या किया था कि लुई 18वां को वहाँ का राजा बना दिया, पुरानी व्यवस्था कायम करने के लिए। लेकिन लुई 18वां निकला थोड़ा सा अच्छा, पूरा अच्छा तो नहीं था लेकिन थोड़ा अच्छा निकला, अच्छी सोच का मालिक था वो। उसने क्या किया, जो प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी यानी कि जो चाहता था कि नहीं मतलब हम राजा का शासन हो वो, और जो राष्ट्रवादी था, उस दोनों में तालमेल पैदा कर दिया। दोनों को बैठाया एक जगह, भाई हाँ तू भी खुश रहो, तू भी खुश रहो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये अपना काम कर रहा है ये भी खुश, तुम अपना काम कर रहे तुम भी खुश। और उसी बीच में कुछ ऐसा फैसला किया जो इससे प्रतिक्रियावादी के लिए भी अच्छा था और
राष्ट्रवादी के लिए भी अच्छा था, तो दोनों उसमें खुश हो गए, कहे ठीक है चलो। तो उसी में वही चीज़ लिखा हुआ है, नेपोलियन के बाद लुई 18वां को बना दिया गया, वहाँ का क्या राजा बना दिया गया। लुई 18वां जो था वो प्रतिक्रियावादी तो था और लुई 18वां प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों में तालमेल करवा दिया, अभी जो बताए हैं वही तालमेल करवा दिया। फिर उसके बाद संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, संविधान में सुधार किया। संविधान में सुधार करने से क्या, ऐसा सुधार किया जिससे जनता को फायदा हो, तो जनता भी खुश हो गई, जो गरीब जनता थी वो लोग भी खुश हो गई जनता, कि नहीं चलो कम से कम इतना तो है कि ये हमारे बारे में सोच रहा है। इससे पहले वाला जो राजा था वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और जो उसका आदमी था, राजा का आदमी, उसके बारे में सोचता था। समझ में आई बात? तो वो संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। संविधान का मतलब क्या, कानून, यानी देश चलाने के लिए जो संविधान बना, तो संविधान का मतलब क्या, जो कानून बना उसी को संविधान कहा जाता है, कानून को। ठीक है। 1824 में इत्तेफाक से, देखो इत्तेफाक की बात है, जो अच्छा आदमी था 1824 में मर गया। वो कब मर गया, 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1824 में मृत्यु हो गई। उसके बाद बनाया गया चार्ल्स दशम को, वहाँ का बादशाह, चार्ल्स दशम को वहाँ का बादशाह बनाया गया, जो फिर से जालिम था, फिर से वो जुल्म करना शुरू कर दिया लोगों पर। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, चार्ल्स दशम को फिर से बना दिया गया। 1824 में कौन मर गया, लुई 18वां मर गया। कौन मर गया, लुई 18वां मर गया, जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों दोनों में तालमेल बना के चलता था, संवैधानिक सुधार भी किया था, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। इत्तेफाक से 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो चार्ल्स दशम को वहाँ का बादशाह बना दिया गया। और चार्ल्स दशम कैसा था, तो स्वेच्छाधारी था और निरंकुश था, जो अपनी मर्जी का करता था, लोगों पे जुल्म करता था, अपने फायदे के लिए काम करता था, जो उनकी बात मानता था उन लोगों के फायदे की काम करता था, फायदे के लिए काम करता था। ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, अब चार्ल्स दशम जैसे ही बादशाह बना, वहाँ का राजा बना, तो उसने क्या क्या किया, तो क्या, ये देखो, चर्च और कुलीनों को ताकत प्रदान किया। नेपोलियन जो आया था तो चर्च की ताकत को जब्त कर लिया था, ख़त्म कर दिया था, उसके धन को भी जब्त कर लिया था, क्योंकि उस ज़माने में समझो चर्च वाला ही हुकूमत करता था। लोग धार्मिक मतलब धर्म को इतनी गंभीरता से लेते थे कि अगर कोई धर्म गुरु कुछ बोल दिया तो बस वही सही है, तो वो लोग अपना मनमानी करते थे। तो जब चार्ल्स दशम आया तो वो क्या किया कि चर्च और कुलीन को ताकत बख्शना शुरू कर दिया। कुलीन वर्ग तो समझते ही हो कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, तो उसको ताकत प्रदान किया। उसके बाद क्या है, उदारवादियों का दमन किया। उदारवादी मतलब राष्ट्रवादी जो लोग थे उसका दमन किया, उसको मारना शुरू कर दिया, उसको दबाना शुरू कर दिया। दमन का मतलब हुआ कि उसको दबाना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ यानी उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, अखबार भाषण पर पाबंदी लगा दिया, अखबार पर, भाषण पर, नुक्कड़ नाटक पे, सब चीज़ पर पाबंदी लगा दिया। ये काम सब करता था, अखबार पर, भाषण पर, उसके बाद पुस्तक पर या गीत संगीत पर, नाटक पर जो सेंसरशिप लगाता था, तो जितना जो आता था बदमाश विलन सब जितना आता था वो सब इस पर पाबंदी लगाता था। काहेला पाबंदी लगाता था कि अखबार के जरिए लोगों तक जाएगी खबर, पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो लोग हकीकत को जान जाएगा, गीत संगीत लोग सुनेंगे तो हकीकत को जान जाएगा, नाटक देखेगा तो लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा हम भी करेंगे तो हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए सेंसरशिप लगा देता था कि नहीं भाई, उसमें वही बात करोगे जो राजा के, हाँ, राजा के हित में होगा, वही काम कर सकते हो, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, उसमें राजा के खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोल सकते हो। ठीक है। 1830 में यही चार्ल्स दशम जो था, यह 1830 में पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। यह पोलिगनेक बड़ा बदमाश था। चार्ल्स दशम को जब बादशाह बना दिया गया तो 1830 में, कब, 1830 में पोलिगनेक को उसने अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जैसी उसकी सोच थी चार्ल्स दशम की, वैसी ही सोच किसकी थी, पोलिगनेक की थी। अब पोलिगनेक और चार्ल्स दशम मिलकर बदमाशी करने लगा। 1830 में वो काम किया, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना लिया। अब 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी कर दिया। ऐसा अध्यादेश जारी किया जो जनता के हित में बिल्कुल ही नहीं था, या तो कुलीन वर्ग के हित में था, या फिर चर्च वालों के हित में था, या बादशाह का उसमें फायदा था। आम जनता का कोई फायदा नहीं था उसमें। जैसे ही ये 4 अध्यादेश जारी हुआ 25 जुलाई को, कब जारी हुआ, 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी हुआ, 26 जुलाई को विद्रोह कर दिया लोग।
जैसे ही ये कानून लोगों के यहाँ पे पहुँचा, सुनाया, पहले तो वैसे ही होता था कि घोड़ा पे घूम के और ढोल बजा के, हाँ भाई फलाना चीज़ होने वाला है या फलाना कानून ये बादशाह ने लागू किया है, सबको मानना पड़ेगा। अब जब सब सुना इस चीज़ को, आजकल ना रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, उस पर लोग सुन लेता है। पहले तो घूम घूम के मेरे ज़माने में भी ऐसा हुआ था। लोग कहते डिगडिगिया पिटाया, मतलब गांव में अगर पंचायती, बड़ी पंचायती होने वाली है तो पहले हम लोगों के बचपन में ढोल लेके ढोल बजाता था, एक आदमी ऐलान करता, परसों पंचायती है या जिस तारीख को पंचायती था, हाँ सब आदमी सुन ले, कान खोलकर सब आदमी सुन ले कि परसों फलाना टाइम पर फलाना जगह पर सबको पहुंचना है, वहाँ पर पंचायती है। लोगों को खबर करने का तरीका था ये। तो वैसे ही रहा होगा उस ज़माने में भी। उस ज़माने में तो मोबाइल वगैरह था नहीं, सोशल मीडिया इतना तो एक्टिव था नहीं। तो उस ज़माने में भी 4 अध्यादेश जैसे ही जारी किया, लोगों को जैसे ही पता चला, किस तारीख को, 25 जुलाई को वो जारी किया और 26 जुलाई को लोग विद्रोह कर दिया कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं मानेंगे, जो तुम कह रहे हो उसको हम नहीं मानेंगे, वो कानून हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो वो उसमें विद्रोह में कौन कौन शामिल हुआ, तो उसमें विद्यार्थी भी शामिल था, किसान भी शामिल थे, उसके बाद सैनिक भी शामिल थे, यानी कि हर तबका के लोग उसमें शामिल हो गए। कुछ सैनिक इन लोगों के साथ शामिल हो गए, जो विद्रोह करते थे उनके साथ शामिल हो गए, और कुछ जो सैनिक थे वो राजा की बात मानते थे। अब सब में क्या हुआ, लड़ाई होना शुरू हुआ, विद्रोह हुआ तो लड़ाई हुआ। और ये किसके नेतृत्व में हुआ, ये जो यहाँ किसान, विद्यार्थी, सैनिक, ये सब जो विद्रोह किया, तो उसका कोई एक लीडर होना चाहिए ना, कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, कोई एक आदमी है जो मेन आदमी होना चाहिए, मुख्य आदमी होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं नेतृत्व कर्ता। जो नेतृत्व करता है उसको नेतृत्व कर्ता कहते हैं। तो उसका जो नेतृत्व करता था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था, वो कौन था, लफायते। लफायते नाम के एक ज़ईफ़ आदमी थे, ज़ईफ़ नहीं यानी अधेड़ उम्र के आदमी थे। वो सबका एक कमान संभाले, सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद तब विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कि बादशाह के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इसमें तो सैनिक भी थे, विद्यार्थी भी थे, किसान भी थे, सब मिलकर किए थे। तो 27 से 29 तारीख तक संघर्ष चला, लड़ाई हुई। 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक संघर्ष हुआ। और ये 27 से 29 तक का जो दिन है, 3 दिन, इस 3 दिन को फ्रांस का गौरवशाली दिन माना जाता है, क्योंकि उसी 3 दिन में सब पासा ही पलट गया था। ये चार्ल्स दशम है, उसको भगा दिया। 31 जुलाई को वो इंग्लैंड भाग गया। जो भी भागता था सब कहाँ भागता था, इंग्लैंड भाग गया था। कौन भाग गया, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम जब हार गया, ये लोग जो विद्यार्थी, सैनिक, किसान जितने भी थे, सब आदमी, मजदूर, सब आदमी मिलकर विद्रोह किए। 3 दिन संघर्ष हुआ, 3 दिन लड़ाई हुई, तो बादशाह हार गया, चार्ल्स दशम हार गया। अब जैसे ही हारा वो, तो वो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तो 31 जुलाई को वो इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद कोई ना कोई देश चलाने के लिए कोई तो आदमी होना चाहिए, तो लोगों ने उसके बाद लुई फिलिप को राजगद्दी सौंप दी। किसको राजगद्दी सौंप दिया, लुई फिलिप को वहाँ की राजगद्दी सौंप दिया, और लुई फिलिप वहाँ पे जाकर उसके बाद शासन करने लगा। ठीक है।